माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के कल के लेक्चर में हमने जो है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको हमने जाना था, और साथ ही साथ हमने थर्मोडायनेमिक्स के स्टडी के लिए दो अप्रोचेस हमारे पास होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है। दोनों को मैंने सेपरेटली आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था विद एग्जाम्पल, है ना। अब बात आती है कि जो हमने मैक्रोस्कोपिक जो अप्रोच से हमने थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया था, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारा आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम। कंटीनम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आप लोगों का। और जो दूसरा वाला यानी कि मैक्रोस्कोपिक जो मैंने अप्रोच आप लोगों को बताया था, क्या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, अप्रोच। ठीक, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े लेवल में होते हैं, और जिसमें हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो है मिनिमम रहता है। वॉल्यूम मिनिमम कहने का मतलब उसमें जो प्रेशर होता है वो हाई रहता है। तो उस कंडीशन में हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का स्टडी हम जो है करते हैं। ठीक है, अब जो है इसको मैंने बताया था कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एप्लीकेबल कब होता है, जब वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम को फॉलो करे, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम को फॉलो करे, ये चीज मैंने लिखा था। अगर कल के लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग देख लें, ताकि वहां से जब आप लास्ट में देखेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता लगेगा। और वीडियो को बिना स्किप किए देखना, पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम को समझते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम को समझ जाएंगे तो हम फिर बता सकते हैं कि हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम, सो द सिस्टम शुड बी कंटिन्यूअस एंड द एवरेजिंग इज मीनिंगफुल। ठीक है, देखिए क्या कहा है कि इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम यही बताया था कि ये जो है आपका एक मिनिमम वॉल्यूम देता है। मिनिमम वॉल्यूम कैसे देता है, वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक कंटेनर है मेरे पास या फिर एक सिलेंडर है, और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इसमें जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमारे भरे हुए हैं। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मैं अगर बात करूं तो वो मैं यही कहता हूं कि बहुत जुड़ा जुड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरों से सटा हुआ है इसके मॉलिक्यूल्स, मतलब दूर दूर नहीं है। गैस है या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन जनरली गैसों में जो मॉलिक्यूल्स का जो लेवल होता है वो बहुत ही फ्री होता है, उसमें पाथ जो है फ्री रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो है इन्होंने यही बताया कि इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम अगर कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा, किसी चीज का वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास है। ठीक है, वॉल्यूम अगर कम है तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास होगा। तो यही चीज है कि अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम लगाए तो वहां पर जो है इसमें सबसे पहला चीज जो है मिनिमम वॉल्यूम देता है, जो कि छोटे जगह पर। उसके बाद सो दैट द सिस्टम शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि भैया कोई गैप ना रहे, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका कोई गैप ना रहे। ठीक है, कोई गैप ना रहे, है ना। एंड एवरेजिंग इज मीनिंगफुल। अगर गैप नहीं रहेगा तो मैंने कल आपको बताया था, जब आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से बताया था और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से बताया था, तो दोनों में हमने देखा था कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, फ्री पाथ होता है, फ्री पाथ होता है। तो फ्री पाथ जब होता है तो हम एवरेजिंग जब करते हैं, है ना, एवरेजिंग जब करते हैं उसके हीट ट्रांसफर का एवरेजिंग कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर का एग्जांपल मैंने जनरली लिया था। तो अगर हीट ट्रांसफर की एवरेजिंग करते हैं तो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से हमने स्टडी किया था तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आने की वजह से उसका जो स्टडी है वो हम सही से नहीं कर पाते। लेकिन जब हम इस प्रकार के मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल में जो इसका हम स्टडी करते हैं, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं, तो वहां पर जो है जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी एवरेजिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो वही चीज यहाँ पर लास्ट में बताया कि जो है एक एवरेजिंग हमारा कैसा हो, एक मीनिंगफुल एवरेजिंग हो, मतलब एक बढ़िया सटीक सा आंसर हमें मिल जाए। इन जनरली हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ हम जो है
अभी जितना भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बेस्ट रिजल्ट देता है, हाँ गुड रिजल्ट दे देता है ये, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वाला जो होता है वो बेस्ट रिजल्ट देता है आपका, क्योंकि उसमें हम हर एक जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका अलग अलग जो है हम स्टडी करते हैं सेपरेटली, तो वहाँ एक बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हम जो है हर एक पार्टिकल तो हम जो है अलग अलग एनालाइज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर क्या है कि एवरेज वैल्यू दे देता है, जिसके हेल्प से हम मतलब कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, गुड, अच्छा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यहीं पर लागू होता है कि जब जो है मिनिमम वॉल्यूम हो और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी जो है गैप ना हो, मतलब कंटिन्यूटी हो, और जब उसके एवरेजिंग हम करते हैं तो एक मीनिंगफुल हमारा मिले। तो कुल मिला के इसका जो रिलेशन है आप ये समझ लो कि एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी करने के साथ साथ है, ठीक है। अब बात आती है कि गैस भी होता है हमारे पास, मैटर के 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसेस में हम बात करते हैं कि जो उसमें मॉलिक्यूल्स का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो फ्रीली मूव कर सकता है। बट मैं अगर बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड जो है यहाँ पर लिखा भी है मैंने, इन सॉलिड लिक्विड कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड। मतलब सॉलिड में और लिक्विड में जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम होता है वो वैलिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड में भी आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि नहीं। तो यहाँ स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही मैं अगर लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में भी सेम ऐसा ही रहता है ना। इसमें भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रीली तो जो है मूव नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन जुड़ा जुड़ा सा उसमें रहता है, तो उसमें भी वैलिड होता है, ठीक है। बात आती है गैस में क्या वैलिड होता है। तो वैलिडेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है नट्सन जो है एक साइंटिस्ट है, और उन्होंने जो है एक थ्योरेटिकल चीजें बताया है, एक फॉर्मूला दिया है, और जिसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि हाँ जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो चलिए क्या कहा है, देखिए, इफ लैम्डा इज मीन फ्री पाथ एंड एल इज कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, चलिए बात करेंगे अभी। तो इन्होंने क्या कहा था, जो नट्सन ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर लैम्डा मीन फ्री पाथ हुआ और एल जो है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हुआ, तो उस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगा वो लैम्डा के, वो जो है मीन फ्री पाथ के 100 टाइम्स ग्रेटर होगा, 100 टाइम ग्रेटर होगा। मीन फ्री पाथ के क्या होगा, 100 टाइम ग्रेटर होगा। या फिर हम इसको अगर अपॉन में ले आए तो L अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन 100, और इसको हम रिवर्स कर दे तो आपको पता है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हमारे इस प्रकार से चेंज हो जाता है, लैम्डा अपॉन एल लेस देन 1 अपॉन 100, और लैम्डा अपॉन एल हमेशा करें लेस होना चाहिए 0.01 से। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूम फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। किसका रेशियो, एक तो आपका मीन फ्री पाथ का और एक आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन का। अब बात करते हैं कि मीन फ्री पाथ थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पार्टिकल्स है, ये है, यहाँ पर है, इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से, और मेरा ये जो है एक सिस्टम है, आप ऐसे समझ सकते हो। इसमें और भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, उनके जो मीन फ्री पाथ। देखिए ये जो है हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक पार्टिकल है ना, एक मॉलिक्यूल है, और ये एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल यहाँ तक ट्रैवल किया और इससे टकराया, फिर ये मॉलिक्यूल हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ टकरा गया। तो इनके जो ये ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक, फिर हो सकता है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो कोलिजन हो रहा है। तो हम इनके जो पाथ है उनके डिस्टेंस का अगर एवरेज कर दे तो उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और जनरली जानना है आपको तो आप देख सकते हो, इसके बारे में स्टडी कर सकते हो।
तो मीन फ्री पाथ और इसके कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, जब हम इसका क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से और भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड है या नहीं है, किस प्रकार से, तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए आप कल का लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसका पहले वाला पार्ट बताया था कि एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है ये सारी चीज़ें निकल करके, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सही अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।